गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरह की एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, है ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो बच्चों आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमने बात की थी कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को 2 मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है। देखिए, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ तो दोनों मेथड्स में सिमिलर रहती हैं, लेकिन चेंज किस में आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को हम डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब डायरेक्ट का क्या मतलब है और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? डायरेक्ट मेथड को हिंदी में प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है, यानी कि जब हम सीधा सीधा निकालते हैं कि हमने कितने गुड सेल किए और उससे हमें कितना रेवेन्यू अर्न हुआ, ठीक है, उसमें से हमने अपना जितना भी परचेजेस का और जितना भी कॉस्ट का पेमेंट किया हम उसे लेस कर देंगे, अपने सारे कैश एक्सपेंसेस लेस कर देंगे और जो भी बैलेंस होगा वो हमारा इनकम पार्ट होगा, दैट इज़ कैश इन फ्लोज। यहाँ हम उसे कैश इन फ्लोज कहते हैं, है ना। फिर उसमें से हम अपना इनकम टैक्स पेड भी माइनस कर देते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड अगर कोई भी एडजस्टमेंट है तो वो उसमें कर दिया जाता है। देन जो हमारा होता है वो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है। अब ये कैश फ्लोज इनफ्लोज भी हो सकते हैं अगर प्लस में है तो, और माइनस में है तो आउटफ्लोज भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके हर आइटम को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, देखिए हम उसे स्टडी कर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, हमने सबसे पहले निकालना था कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, है ना। कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले टोटल सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, है ना। उस पर्टिकुलर पीरियड में हमने कितनी सेल्स की हैं वो हम यहाँ पर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बीआर। जो भी हमारा डेटर्स का और बीआर का ओपनिंग बैलेंस है हम उसे ऐड कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल, है ना, हम इन्हें क्या बोलते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल्स भी बोलते हैं इनको, तो इन्हें हम ऐड कर देंगे और इसमें से क्या लेस कर दें हम, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बीआर, ठीक है। और इससे फिर हमारा जो भी आता है उसे हम बोलते हैं कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कि हमें हमारे कस्टमर से जितनी भी कैश रिसीट्स हुई है। देखिए, इसे एक्सप्रेस करने का एक तरीका और हो सकता है। एक तो हमने कहा कि हमारे जितने भी अकाउंट्स रिसीवेबल्स हैं, यानी कि डेटर्स और बीआर का ओपनिंग बैलेंस इसे हमने ऐड कर दिया और इसका क्लोजिंग बैलेंस माइनस कर दिया। सपोज कीजिए इस साल के शुरू में मेरे पास 20,000 के डेटर्स थे, क्लियर। अब मेरे डेटर्स बढ़कर 30,000 हो गए हैं, तो 20 से 30,000 क्लोजिंग बैलेंस उनका 30,000 हो गया है। तो 20 से 30,000 होने का क्या मतलब है कि 10,000 से मेरे डेटर्स इंक्रीज़ हो गए। और डेटर्स कब इंक्रीज़ होते हैं, जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, अपने माल को उधार बेचते हैं। और हमें तो यहाँ पर क्रेडिट लेना ही नहीं है, हम तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ कैश की बात करते हैं। तो मुझे क्या कर देना चाहिए, टोटल सेल्स में से जिसका कैश मेरे पास नहीं आया उसे हटा देना चाहिए, है ना, यही मतलब हुआ। तो देखिए, सपोज मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 20,000 का था और क्लोजिंग 30,000 का हो गया, इसका मतलब 10,000 से मेरे डेटर्स इंक्रीज़ हो गए, क्रेडिट सेल्स इंक्रीज़ हो गया, तो मैं उसे क्या कर दूंगी, यहाँ पर डिडक्ट कर दूंगी। तो देखिए ऑटोमेटिक डिडक्शन हो गया, आपने ओपनिंग ऐड किया और क्लोजिंग लेस किया तो आपकी नेट कैश रिसीट्स आ गई, क्लियर। और अगर इसका उल्टा होता, सपोज कीजिए कि आपके पास ओपनिंग डेटर्स और बीआर जो थे वो 40,000 के थे, है ना, जो कि अब रिड्यूस होकर 25,000 हो गए हैं, क्लोजिंग बैलेंस उनका 25,000 हो गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मैंने अपने 15,000 रुपीज़ डेटर से रिकवर कर लिए हैं, अपने देनदारों से 15,000 वसूल कर लिए हैं, सीधा सीधा मतलब है इसका। तो ये मेरी कैश सेल्स का हिस्सा है, तो मुझे इसे ऐड कर देना चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पर किया है। अगर मेरे ओपनिंग बैलेंस 40,000 था और क्लोजिंग 25 है तो उनका डिफरेंस 15,000 ऑटोमेटिक ऐड हो गया इसमें और मेरी कैश रिसीट्स आ जाएंगी। तो समझ आया आपको। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे डेटर्स डिक्रीज़ हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो जो डिफरेंस है वो ऐड हो जाता है, और अगर डेटर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तो इंक्रीज़ होने की कंडीशन में इंक्रीज़ को हम माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे।
ठीक है, इस तरीके से ये एडजस्टमेंट किया जाता है। तो मैंने साल भर में जितनी भी सेल्स की है उसमें हमें डेटर्स का और बीआर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का एडजस्टमेंट कर देंगे हम यहाँ पर, और जो भी आएगा दैट वुड बी टोटल कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। देन इसके बाद सेकेंड नंबर पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स। ठीक है, अब सेकेंड हम निकालेंगे कैश पे टू सप्लायर्स, यानी कि एक्चुअल में हम सप्लायर्स को कितना पेमेंट कर रहे हैं। तो देखिए सप्लायर्स को पेमेंट के लिए आप क्या करेंगे, आपने साल भर में जितने भी टोटल परचेजेस किए हैं आप वो परचेजेस लेंगे। इस टोटल परचेजेस में फिर से हम वही करेंगे, ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बीपी, दैट्स बिल्स पेएबल, है ना। हम इन्हें अकाउंट्स पेएबल भी बोल सकते हैं। तो हम इनका ओपनिंग बैलेंस, इन दोनों को टोटल अकाउंट्स पेएबल बोला जाता है। तो क्रेडिटर्स एंड बीआर का ओपनिंग बैलेंस ऐड हो जाएगा, और अगर इनका कोई भी क्लोजिंग बैलेंस है तो हम उसे लेस कर देंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ अकाउंट्स पेएबल, बोथ आर सेम। और अब हमारा जो भी आएगा दैट वुड बी टोटल कैश पेड टू सप्लायर्स। बच्चों इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट परचेजेस नहीं दी हुई होती है, तो फिर उस कंडीशन में हमें परचेजेस कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, है ना। आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्या परफॉर्मा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई होती हैं हमें। एक ट्रेडिंग अकाउंट में हमें दिया होता है ओपनिंग स्टॉक, देन परचेजेस, देन क्लोजिंग स्टॉक, है ना, और यहाँ पर सेल्स और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक तरीका तो है कि मैं सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देती हूँ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स आ जाते हैं, जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, यानी कि बेचे गए माल की लागत। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, आप लोग 11-12 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूँ तो भी मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, CGS आ जाएगा। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। देखिए इसको जब मैं फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूँगी तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इज इट, यही होता है। अब मुझे अगर क्वेश्चन में परचेजेस दी है तब तो मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर मुझे परचेजेस नहीं दी है तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हमें मेंशन होगा। हम इनका एडजस्टमेंट करके परचेजेस निकाल लेते हैं, यानी कि परचेजेस इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको मैं CGS लिख रही हूँ, CGS माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि बेचे गए माल की लागत। यही हमें निकालनी थी, इसको हमने परचेजेस ये निकाल लिया इससे, देन ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बीपी एंड क्लोजिंग बैलेंस जो था उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारी नेट कैश पेड टू सप्लायर्स आ गई। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि भाई हमने यहाँ पर क्रेडिटर्स और बीपी का एडजस्टमेंट क्यों किया, इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैश चीज़ों को ले रहे हैं, तो जब आप केवल कैश को कंसिडर करते हैं तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, जो क्रेडिटर्स और बीपी होते हैं ये तो एक ड्यूरेशन लेते हैं, हैंड टू हैंड इनका कैश पेमेंट होता ही नहीं है ना। तो सपोज़ कीजिए अगर मैंने अपने कोई भी सप्लायर्स हैं उनसे क्रेडिट पर कोई भी गुड्स परचेज़ किए, ठीक है, साल के शुरू में मेरे पास 40,000 के क्रेडिटर्स थे, है ना, मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम, और अब लास्ट में मेरे पास 30,000 के क्रेडिटर्स रह गए। तो इसका क्या मतलब हुआ, साल के शुरू में मेरे पास 40,000 का उधार देना बाकी था और अब वो कम होकर 30,000 रह गया। तो जो बीच का 10,000 है वो मैंने पे कर दिया, और जब मैंने पेमेंट्स कर दी तो उससे क्या होगा कि मैंने अपने जो 10,000 के क्रेडिटर्स थे उनको पे कर दिया, है ना। उनको पे कर देने का मतलब क्या हुआ कि मेरी परचेजेस 10,000 रुपये से बढ़ गई हैं, यानी कि देखिए साल के शुरू में 40,000 के क्रेडिटर्स थे, अब कम होकर 30 रह गए हैं। तो जो डिफरेंस है वो परचेजेस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में जिसे पहले मैंने क्रेडिट परचेजेस शो किया हुआ था अब वो कैश परचेजेस में कन्वर्ट हो गई है। क्लियर। और दूसरा अगर हम इसका रिवर्स कर दें, आप मान लीजिए कि साल के शुरू में मेरे पास 30,000 के क्रेडिटर्स थे, अब बढ़कर 50,000 की हो गए हैं। इसका मतलब साल के शुरू में मेरी जो क्रेडिट परचेजेस थी वो 30 की थी,
अब मैंने साल भर में 20,000 का माल और ख़रीद लिया, लेकिन अभी उसका पेमेंट नहीं किया है। 20,000 की परचेजेस हैं, इसमें इंक्लूडेड हैं, लेकिन उसका कैश पेमेंट नहीं किया, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगी, उसे यहाँ से हटा दूँगी। तो देखिए 30 प्लस होगा और 50 माइनस होगा, तो ऑटोमेटिक इनका डिफरेंस 20,000 डिडक्ट हो गया इसमें से, और जो भी हमारा आया दैट इज़ कैश पेड टू सप्लायर्स आ गया। क्लियर? इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। देखिए कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड होगा। आप अपने बिजनेस के ऑपरेशन के लिए जो भी एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। बस इसमें फ़र्क क्या होता है, जब हमने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे तो इनकम स्टेटमेंट जो प्रिपेयर हम करते हैं वो एक्रूवल बेसिस पे करते हैं, है ना, चाहे कैश पेमेंट किया हो या नहीं किया हो। अगर हमारे इस करंट फाइनेंशियल ईयर का है तो हम उसे शो कर देते हैं, ठीक है, उसे एक्रूड और इनकम्स को एक्रूड की फॉर्म में और एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग की फॉर्म में शो कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम केवल उन्हीं एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेंगे जिनका एक्चुअल में कैश पेमेंट किया गया है, यानी कि जो केवल और केवल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो देखिए कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जब मैं बात करती हूँ तो जितने भी बिजनेस के कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। देन इसमें हम क्या करें, ऐड कर देंगे क्या, हमारे जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उनका ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया खर्चे जो हमने कर तो दिए हैं लेकिन पेमेंट अभी नहीं किया है, ठीक है। और इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड जिनका हम एडवांस पेमेंट कर चुके हैं वो इसमें से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और क्या लेस हम इसमें से कर देंगे, इनका जस्ट उल्टा लेस कर देंगे, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसके अलावा हम और इसमें क्या एडजस्टमेंट्स करेंगे, इसके अलावा हम इसमें जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे कि हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, है ना, अमोर्टाइजेशन हो गया, जैसे हमने गुडविल राइट ऑफ कर दी, ठीक है, या फिर हमने और कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस किए हैं जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, वो सब इसमें से हम हटा देंगे। क्या क्या माइनस कर दें बच्चों, इसमें से मैं लेस कर दूं। वैसे तो मैंने कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही लिखा है इसमें, इसकी जगह मैं ऐसे लिखती हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो वो ज़्यादा ठीक है, तभी इसमें ये सारे एडजस्टमेंट्स होंगे। देन इसके बाद हम इसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। देन अगर आपने कोई भी असेट्स राइट ऑफ की हैं जैसे कि गुडविल, रिटर्न ऑफ, है ना, ये सब इसमें से माइनस हो जाएगा। देन इसके अलावा अगर आपने कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किए हैं राइट ऑफ, वो भी इसमें से लेस हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो सारे इसमें से डिडक्ट कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से एक टर्म है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, एक टर्म से भी हम यहाँ से लेस कर देंगे, क्योंकि जनरली जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे या लोन्स पे किया जाता है या डिवेंचर्स पे किया जाता है, जो कि हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। सो इट शुड बी डिडक्टेड हेयर। तो इस तरह से सारे एडजस्टमेंट्स करके जो हमें मिलेगा दैट वुड बी कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो इस तरह से डायरेक्ट मेथड में हम 3 हेड्स में कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहले करेंगे कि कैश सेल्स, कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, हमें कस्टमर से कितनी कितनी कैश रिसीट्स हुई हैं, उसमें हम टोटल सेल्स में से क्या माइनस कर देंगे, डेटर्स का BR का ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देंगे और क्लोजिंग माइनस कर देंगे। सेकंड नंबर पे हम निकालेंगे कैश पेड टू सप्लायर्स, सप्लायर्स को हमने जितने भी परचेजेस किए हैं उसमें हम क्रेडिटर्स का और BP का ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देंगे और क्लोजिंग लेस कर देंगे, तो हमारी कैश परचेजेस आ जाएगी। और तीसरी चीज़ है आपने जितने भी कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किए हैं, तो जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसमें से ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग का ऐड कर दीजिए और क्लोजिंग लेस कर दीजिए, और प्रीपेड का उल्टा कर देंगे, रिवर्स होता है दोनों का, इसमें क्लोजिंग बैलेंस ऐड होगा प्रीपेड का और ओपनिंग लेस हो जाएगा। इनके अलावा अगर इसमें कोई ऐसे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड हैं जो कि नॉन कैश हैं और नॉन ऑपरेटिंग हैं तो आप उसे यहाँ से हटा देंगे। वैसे मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही यहाँ पर लिखा है जो एज़ पर बैलेंस शीट है ना। अगर इसमें कोई डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा हैं तो आप उसे हटा देंगे इफ़ इट इज़ इंक्लूडेड। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख देती हूँ, इफ़ इट इज़ इंक्लूडेड, अगर ये इसमें शामिल है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो इस तरह से करके हम क्या करेंगे, अपना कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इन सबको मिलाकर हम किस तरह से अपनी कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें लेते हैं कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर से हमें जितनी भी कैश रिसीट्स मिली हैं, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम माइनस कर देंगे कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़। इसमें आपके सब चीज़ें आ गई, सारे एक्सपेंसेस भी आ गए आपके, प्लस परचेजेस भी आ गई। जो सेकेंड और थर्ड पॉइंट आपने कैलकुलेट किया वो दोनों इसमें आ गया। इसको मैं ब्रैकेट से शो कर दूँ बिकॉज ये डिडक्शंस हैं। ठीक है, कैश रिसीव्स फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेड टू दीज एंड दीज। और अब जो चीज़ आएगी उसे हम बोलेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स। ठीक है, फिर इसमें से आप क्या लेस कर देंगे, अगर आपने कोई भी इनकम टैक्स पे किया है उसे आप इसमें से डिडक्ट कर देंगे, है ना। और अगर इसे फिर उसके बाद जो भी आएगा आप इसे बोलेंगे कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स बट बिफोर extraordinary items। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की हमने बात की थी। अगर सपोज कीजिए आपका कोई केस चल रहा है ना, और अगर उसमें आप जीत जाते हैं तो आपके पास कैश आ जाएगा तो ऐड कर दीजिए, और अगर हार जाते हैं तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका इंश्योरेंस कंपनी पे कोई भी ड्यू है, आपका कोई लॉसेस हो गए हैं, आपने क्लेम किया है, तो अगर क्लेम सेटल हो जाता है, पैसा आ जाता है तो ऐड कर दीजिए, चला जाता है तो माइनस कर दीजिए। ये ऐसी सिचुएशंस हैं जो नॉर्मल बिजनेस में नहीं होती हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस में होती हैं। उन सबको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में इंक्लूड करते हैं। स्पेक्यूलेशन है, ठीक है, इसी तरह से कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर हैं तो कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और अब जो फाइनल आएगा दैट वुड बी कैश फ्लोज। ये आउटफ्लोज भी हो सकता है और इनफ्लोज भी हो सकता है। इफ इट इज़ पॉजिटिव देन इट इज़ कैश इनफ्लो, बट इफ इट इज़ नेगेटिव देन इट इज़ टर्म्ड एज कैश आउटफ्लोज। तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसके आगे आप नेट लगा दीजिए, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और यही हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम करेंगे और फिर इसका डायरेक्ट मेथड स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।